तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। हरे चारे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों की नई खोज। जैविक खेती के सफल उत्पादन पर एक किसान का अनुभव भाग 3। गुणवत्ता युक्त फूलों की प्राप्ति हेतु पॉली हाउस में कार्नेशन की सफल खेती। किसान भाइयों, जैसा कि कल के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने आपको हरे चारे के उत्पादन को बढ़ाने के बारे में जानकारी दी और आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम किसानों को कुछ ऐसे हरे चारे के बारे में जानकारी देंगे जिन्हें उगाकर किसान कई वर्षों तक अपने पशुओं को हरा चारा खिला सकते हैं। तो कौन कौन से हैं वो हरे चारे, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के एक वैज्ञानिक डॉक्टर BS मीणा। ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में बनाया गया चारा संग्रहालय है। यहाँ पर हमने किसानों के लिए वो घासें या चारे के पौधे लगाए हैं जो एक बार लगाने के बाद 3-4 साल तक लगातार हरा चारा देते रहते हैं। इसकी खासियत ये है कि जो ज़मीन किसान उपयोग नहीं कर पाते, जैसे पानी के खेत की नाली है या रोड किनारा है या जहाँ ट्यूबवेल लगा हुआ है, वहाँ उस ज़मीन को समुचित ढंग से प्रयोग करने के लिए हम ये घास लाए हैं। फारेज म्यूजियम में तैयार की जा रही घास की मुख्य किस्मों में नैपियन घास अर्थात शंकर हाथी घास IGFRI 3, IGFRI 6, CO 3, RBN 21, PB 10, थिनेपियर, NB 21 व जसवंत धामन घास। अंजन घास, गिन्नी घास, बुंदेल गिन्नी घास, अगस्ती, पैरा घास, चारा वृक्ष, पहाड़ी नंदी व गिन्नी हामिल आदि शामिल हैं। इनमें 20 किस्में बीज वाली और 10 किस्में रूटेड स्लिप घास की हैं। इन घासों में धाम व अंजन घास को बेकार भूमि में भी उगाया जा सकता है। हमारा जो पहला ब्लॉक है, इस ब्लॉक में हमने लगा रखी है नेपियर घास, जिसे कि हम शंकर हाथी घास कहते हैं। इस घास की हमने यहाँ पर 10 किस्में लगाई हुई हैं और ये हमने अपने भारत देश से ही विभिन्न राज्यों से जाके एकत्रित किए लगाई हैं। इसमें से 3-4 वैरायटी हम IGFRI झांसी से लाए हैं, कुछ पंजाब से लेके आए हैं, कुछ राजस्थान से लेके आए हैं और कुछ वैरायटी हमने कोयम्बटूर से मंगाई हैं। और हम यह देख रहे हैं कि हमारा जो ये रीजन है, जिसमें कि नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत है, इसमें कौन कौन सी सर्वाइव कर सकती हैं। कुछ घासें हमने ऐसी लगाई हैं कि जहाँ पानी की कमी है या सूखा पड़ रहा है, वहाँ पर भी वो साल भर चारा कैसे दे सके। अब कुछ किसान भाई है कि जो आम का, अमरूद का या नाशपाती का या और कोई भी बगीचा लगाते हैं, उसके अंदर जो कि और फसल नहीं ले पाते, वहाँ पर भी हमने ऐसी घास लगाई है जो साल भर हरा चारा दे सके, उसकी गिन्नी घास है। अब मैं पहले बात कर रहा हूँ कि हमारी जो शंकर नेपियर घास है, इसका लगाने का तरीका क्या है। यदि हम बीज से लगाते हैं इस घास को, तो बीज से लगाने पर इसका जो फुटाव या जो जर्मिनेशन है वो 30 से 35% है।
तो हम ये रिकमेंड करते हैं किसान भाइयों को कि इसकी जो जड़ होती है, जिस पे कि कलिका निकली, हम बोलते हैं अपनी भाषा में रूटेड स्लिप, यानी कि कलिका निकली हुई जड़, उसी से लगाना चाहिए। ये हमारे यहाँ उपलब्ध है, हम किसान भाइयों को इसको सैंपल के तौर पर देते हैं, या लार्ज स्केल पे चाहिए तो वो भी हम देते हैं। लगाने का तरीका बड़ा सरल है कि यदि आप इसको एक खेत में लगाएंगे तो पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी भी 50 सेंटीमीटर रखते हैं। यदि किसान भाई मेड पर लगाना चाहता है तो 50 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी, और लाइन की दूरी आप अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो एक खेत है जिसमें आप चाहते हैं कि हम बीच में दूसरी फसल लें, तो हम 6 मीटर कर सकते हैं, जिससे कि ट्रैक्टर बीच में से निकल सकता हो। या जैसे आपका ट्यूबवेल है, उसके किनारे के आसपास लगानी है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है, पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 50 सेंटीमीटर रखें। छोटा सा गड्ढा इसमें खोदना पड़ता है तैयार करने के बाद, और पैर से उसको ऐसा दबा दो जिससे कि जड़ के आसपास हवा ना रहे और सीधी खड़ी रहे। अच्छा ये होगा कि पहली बार जब लगाते हैं एक के बजाय 2 जड़ लगाएं, यानी कि जो कलिका वाली जड़ 2 लगाएं, जिससे मान लो एक जड़ मर भी जाती है या एक कलिका मर जाती है तो दूसरी चल जाए। हालांकि 90% इसकी सर्वाइव परसेंटेज है, 90% तक मरती नहीं है, लेकिन कभी कभी जैसे कि मौसम ख़राब हो गया है उस समय मर जाती है। लगाने का समय बड़ा अच्छा है, यदि आपके पास पानी की सुविधा है तो हम मार्च अप्रैल, जबकि गर्मी बढ़ने लगती है, यानी कि आप देसी भाषा में कहें तो जब बरसीम का मैच्योरिटी के आसपास आती है, यानी कि फरवरी के आसपास, या जई को जब काट लेते हैं, या और भी सही देसी भाषा में कहें तो जब किसान भाई गेहूँ या जौ की फसल काटते हैं उस समय इसको लगा सकते हैं। और जहाँ पानी की कमी है वहाँ आप बरसात के मौसम में लगा सकते हैं। यानी कि लगाने का 2 समय है, एक तो बारिश का मौसम और दूसरा जब गर्मी बढ़ने लगे या सर्दी खत्म होने लगे। एक इसका सबसे बड़ा तरीका क्या है कि पहली कटिंग जो लगाओगे आप, पहली बार लगाओगे तो लगाने के 45 दिन बाद पहली कटिंग आ जाती है। या ये कहो कि जब आप घास के अंदर जाओ और आपकी कमर तक हाइट पहुंच जाए तो वो आपको काट लेनी है। इसके बाद सब्सिक्वेंट कटिंग आपकी 25 से 30 दिन बाद आती रहती है। अब हमने जो गोरगढ़ गांव में लगा रखी है वहाँ किसान अपनी आवश्यकता अनुसार 15-20 दिन में भी काट लेते हैं। उसका फ़ायदा क्या है, यदि सुबह चारा नहीं है तो सुबह काट लिया, दोपहर नहीं दोपहर काट लिया, शाम नहीं शाम काट लिया, यानी कि किसान अपनी आवश्यकता अनुसार 5 किलो 10 किलो 20 किलो जितना चाहे जिस समय काट सकता है। और इसमें एक बार जो लगाते हैं तो गोबर खाद जरूर डालनी चाहिए जिससे कि बढ़वार अच्छी हो। ऑन एन एवरेज जो हमारा जो 1 हेक्टेयर है उसमें 10 से 12 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर खाद डाल देनी चाहिए। उसके बाद जो हर कटाई करते हो, हर कटाई पर जैसे जो भी फसल है आपके उसमें जो आप यूरिया डाल रहे हो, तो ऐसे ही इसमें भी हम यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं हर कटाई के बाद, जिससे कि बढ़वार तेज होती है। ऑन एन एवरेज 1 हेक्टेयर से हम 2000 क्विंटल हरा चारा प्रति ईयर ले सकते हैं। डॉक्टर बीएस मीणा ने घास की कई किस्मों की जानकारी देते हुए बताया कि संकर हाथी घास बहुवर्षीय है और एक बार बुआई करने से 3-4 सालों तक हरा चारा प्रदान करती है। चारे की कमी के दिनों में भी संकर हाथी घास यानी नेपियर से चारा प्राप्त होता रहता है, जिससे पशुओं को साल भर हरा चारा मिलता रहता है। वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था में चारे में लगभग 12 से 14% शुष्क पदार्थ पाया जाता है। इसमें औसतन 7 से 12% प्रोटीन, 34% रेशा तथा कैल्शियम व फास्फोरस की राख 10.5% होती है। इसके थोड़ा सा दिक्कत आती है कि जब सर्दी बढ़ जाती है, जैसे कि 25 दिसंबर है और 15 जनवरी, इसके बीच में थोड़ी इसकी बढ़वार रुक जाती है, क्योंकि सर्दी बढ़ने से पौधों को पूरी गर्मी नहीं मिल पाती, इसलिए बढ़वार रुक जाती है या धीरे धीरे चलती है। तो उस समय किसान भाई क्या करें, जब पुरानी टसक है यानी तीसरे साल में क्या करें, पहले साल ठीक है, दूसरे साल ठीक है, तीसरे साल में क्या है कि जो जड़ें पुरानी हो गई हैं, जिन पे कल्ले नहीं फूट रहे हैं, तो उसको इसी समय हटा दें। इसको हम बोलते हैं सुसुप्तावस्था। 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी के बीच का जो 1 महीना है, इसको बोलते हैं हम, जो भी हमारी घास है इनकी सुसुप्तावस्था। उस समय इसकी पुरानी जड़ों को या पुराने टसक्स को हटा दें, जिससे क्या होगा कि नई जड़ों को स्थान मिलेगा और अच्छी से बढ़वार हो जाएगी। ये तो रही हमारी नेपियर की बात। नेपियर की हमारी किस्में मैंने बताई थी, IGFRA नंबर 3, IGFRA नंबर 6, IGFRA नंबर 10, CO3, NB 21, PNB 10, थिन नेपियर, TSH
RBN 10, जसवंत, ये हमारी वैरायटी है जो हमने यहाँ पर लगा रखी है। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि अन्नदाता कार्यक्रम के पिछले 2 अंशों में आपने जैविक खेती के बारे में जाना, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रगतिशील किसान गुलजार खां से जानेंगे कि वो किस प्रकार से जैविक खेती के साथ साथ अन्य कृषि सह व्यवसायों को अपनाकर अधिक लाभ कमा रहे हैं। तो देखिए और लाभ उठाइए कार्यक्रम की इस खास प्रस्तुति के माध्यम से। ये हमारे पास ऑर्गेनिक तिल है जो हम अपने यहीं पैदा करते हैं। इसका हम किसानों का रेट तो 60-70 रुपये पर केजी है। हमारा रेट है कम से कम 100 रुपये किलो या 125 रुपये किलो जाता है। तो यही गेहूं का हिसाब है। हमारे गेहूं 6000 रुपये क्विंटल जाता है, तो आम लोगों का गेहूं है जो 1400 से 1500 रुपये पर क्विंटल जाता है। तो कोई भी ऑर्गेनिक फसल है हम उसमें डबल तिगुना अपना मार्केटिंग रेट लेते हैं। कोई भी किसान अगर जैविक खेती स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में तो वो उत्पादन कम होता है, लेकिन साल में 1-1.5 साल में उत्पादन जैसे जैसे जैविक खेती का इस्तेमाल करेंगे वो बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाने के बाद जो भी हमें धीरे धीरे उसका जो रेट है मालूम होता जाएगा और बढ़ता जाएगा, और वही उत्पादन वही जैविक खेती के कारण उस किसान के बराबर ले सकते हैं। अमरूद के पौधे हमारे पास कम से कम 1000 से 1500 से 2000 के करीब हैं। आंवले के पौधे 1000 पौधे के करीब है पूरे फार्म में। इसकी उत्पादन हम बहुत बड़ी मात्रा में लेते हैं। अमरूद हमारा 150 रुपये पर केजी के हिसाब से जाता है। आंवला हमारा 70-80 रुपये पर केजी के हिसाब से जाता है ऑर्गेनिक के रेट पे। मैं किसान भाइयों को सलाह देता हूं कि आप थोड़ा ही करो, लेकिन स्टार्टिंग के लिए ऑर्गेनिक का प्लीज़ इस पर ध्यान दें। तो आप धीरे धीरे जैसा भी आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद ही महसूस होने लगेगा कि हमें ऑर्गेनिक में क्या फ़ायदा है। एक तो इसमें जहर नहीं होगा, आपको खाने के लिए शुद्ध मात्रा में खाने पीने के लिए स्वच्छ पौष्टिक पदार्थ मिलेगा। का पौधा है ये हमारे पास 100-150 से पौधे हैं। इसमें एक चीकू में कम से कम 1 क्विंटल चीकू उतर आते हैं, और सब हम ऑर्गेनिक रेट पे ही बेचते हैं। इनका रेट है 120 रुपये पर केजी का रेट से हिसाब से इनका हम सेल करते हैं। यहाँ देसी गाय भी पाल रखे हैं जो कि हम इनका गोबर इस्तेमाल, दूध, दही जो भी कुछ है इसका सब ऑर्गेनिक में इस्तेमाल करते हैं। इसी के खाद से हम अपना ऑर्गेनिक जैविक वर्मी कंपोस्ट वगैरह बनाते हैं। इस दूध की सेल है हमारे पास 70 रुपये पर लीटर। हम जमींदारों का दूध तो 30-35 रुपये पर केजी के हिसाब जाता है, लेकिन हमारा दूध ऑर्गेनिक में 70 रुपये पर लीटर जा रहा है। ये हमारे पास कड़कनाथ मुर्गे का भी हम पालन करते हैं, जो कि इसका मीट भी हम सप्लाई करते हैं और अंडे भी। मीट इसका 400 रुपये पर केजी के हिसाब से जाता है, अंडे 15 से 20 रुपये का पर पीस जाता है। ये ऑर्गेनिक ये इनका सब जो खाना पानी हम सब ऑर्गेनिक जो हम अपने खेती से उगाते हैं सब उसी को वही खिलाते हैं। इसलिए इसकी रेट अच्छी मिलती है। इस कड़कनाथ की खासियत इसका खाने का टेस्ट इसका अलग होता है, उसका अलग होता है। शरीर के लिए ये बहुत लाभदायक है।
हम यहाँ ऑर्गेनिक शहद का भी करते हैं, जो हमारे पास 8-10 डब्बे हैं। हम इसमें मधुमक्खियों के लिए इतने बाग बगीचे में कोई बाहर से कोई रस नहीं लाती, सभी अपने बाग बगीचों से ये शहद तैयार हो जाता है। इसको हम 600 से 800 रुपये किलो के हिसाब से बेचते हैं। बाजार में फूलों की बढ़ती मांग और इनसे मिलने वाले लाभ को देखते हुए किसान पॉली हाउस में फूलों की खेती करने लग गए हैं, जिनमें गुलाब, झरबेरा और कार्नेशन की खेती व्यावसायिक तौर पर की जाती है। तो जो भी किसान पॉली हाउस में कार्नेशन फूल की खेती करना चाहते हैं, उन्हें कौन कौन सी वैज्ञानिक तकनीकों को ध्यान में रखना चाहिए, इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वाईसी गुप्ता। कार्नेशन एक बहुत ही उपयोगी एंड लाभदायक पुष्प सिद्ध हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल प्रदेश में पॉली हाउस में सबसे ज़्यादा कार्नेशन की खेती की जा रही है। इस परियोजना में भी हमने इस पॉली हाउस में, जो कि लगभग 1380 स्क्वायर मीटर का है, 9 वैरायटियों को लाया है, जिसमें ग्वेन, आयरिनी, फरीदा इत्यादि इत्यादि, और मुख्य तौर पे लाल रंग की किस्मों की, सफेद रंग की किस्मों की और पीले रंग की किस्मों की ज्यादा डिमांड हो। सफल उत्पादन के लिए मिट्टी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए मिट्टी पोषण युक्त उर्वर मिट्टी, जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच हो, वह सर्वोत्तम होती है। बेड के लिए यदि चिकनी मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 15%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 4 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। यदि दोमट मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 10%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 2.5 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। अब बात आती है पौधरोपण हेतु बेड की तैयारी। तो बेड की तैयारी के पूर्व मिट्टी को रोग एवं कीट रहित करने के लिए 100 वर्ग मीटर के लिए 7 से 10 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड दवा को 100 लीटर पानी की दर से मिलाकर पावर स्प्रे से छिड़काव कर उसे पॉलीथीन शीट से ढककर चारों ओर से दबा दें, जिससे मिट्टी में पड़ी दवाइयों से बनने वाली गैस बाहर न जाए। 3 से 4 दिन बाद पॉलीथीन शीट हटाकर मिट्टी में पानी भर दे तथा 3 से 4 दिन तक लगातार फावड़े की सहायता से पलटते रहना चाहिए। सुगमता पूर्वक सभी कृषि कार्य संचालन होने के लिए रेज बेड पर की जाती है और बेड की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर तथा बेड की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर एवं दोनों बेडों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जहां तक खाद उर्वरकों की उपयोग की बात है, तो बेड तैयार होने के बाद बेसल उर्वरक रूप में सिंगल सुपर फास्फेट 2.5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, आधा किलोग्राम बायोजाइम ग्रेन्यूल्स, 200 ग्राम ह्यूमिगार्ड ग्रेन्यूल्स 200 ग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से बेड के ऊपर की सतह में मिला देना चाहिए। कार्नेशन को लगाने से पहले जब पॉली हाउस तैयार हो जाता है, इसकी मिट्टी में हम 2 भाग मिट्टी, 1 भाग गोबर की खाद और 1 भाग रेत डालते हैं। जब ये मिक्सचर पौधे लगाने से पहले इसमें मैंने जैसे बताया ट्राइकोडर्मा विरिडी को मिलाया गया, जो कि 2 से 5 ग्राम पर स्क्वायर मीटर मिलाया गया था, और इसमें हमने पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमीटर, इस तरह से कुल मिला के 32 से 36 पौधे इसमें 1 स्क्वायर मीटर में आते हैं। और इसको आमतौर पर तब लगाया जाता है जब हमारे पास जो तापक्रम है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, तब इसमें पौध जो है बहुत ही अच्छे ढंग से स्थापित होती है। पौधों को लगाने के 40 दिन के बाद इसमें हम पिंचिंग करते हैं। पिंचिंग का मतलब इसके जो 5 नोड होते हैं, उनके 5 नोड पे हम इसको ऊपर से काट देते हैं, जिससे कि इसकी वनस्पति वृद्धि हो। और इसके बाद इसमें उपयुक्त मात्रा में हर हफ्ते हम दिन में 5 बार जो हमारे घुलनशील तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, उनको फर्टिगेशन द्वारा देते हैं।
क्योंकि कार्नेशन में फ्यूजियरियम एक ऐसी बीमारी है बहुत ज़्यादा आती है, तो उसका उपचार जो हम पहले पौध लगाते हैं ट्राइकोडर्मा विरिडी से किया गया था, इसलिए कम से कम होता है। बीच बीच में हर 15 दिन के अंतराल पे हमें इसको डाइथिन M45 बेबस्टेन से भी स्प्रे करते हैं। जब पौधों को पूरी तरह से हम देखभाल करते हैं तो पौधा में पुष्प आने लग जाते हैं। तो इसको हम किस अवस्था में काटें, सबसे बहुत ज़्यादा मुख्य बात है कि कब कार्नेशन को तोड़ा जाए। तो ये जैसे पुष्प दिख रहा है, इसकी ये पेंट ब्रश स्टेज है, इस स्टेज पे हम तोड़ते हैं। ये जो स्टेज है ये लोकल मार्केट के लिए है, ये लोकल मार्केट के लिए है। अगर हमने इसको दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर या बाहर के देशों में भेजना है तब हमें इसको इस स्टेज पे निकाला जाता है, जिसको पेंट ब्रश स्टेज करते हैं। और इसको लगभग नीचे से, जैसे आप देख रहे हैं, नीचे से 2-3 गांठें छोड़ के इस पुष्प को हम एक जर्क द्वारा निकाल देते हैं। और इसी तरह की बाकी किस्मों को भी निकाल के पानी की बाल्टी में रख देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पानी की आधी भरी हुई बाल्टी है, इसमें हमने पुष्पों को काट के इसमें भर दिया है। और आप जैसे देख रहे हैं, कुछ अब नज़दीक की मंडियों के फूल हैं, कुछ दूर दराज के जाने के लिए, दूर के जैसे दिल्ली मार्केट में हम फूल भेज रहे हैं, वो उनके लिए तैयार हैं। आगे कुछ और भी रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच, राष्ट्रीय समाचार, हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम चमारिया, जिला रोहतक के प्रदीप मान ने। आप मुर्रा नस्ल की भैंस के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो प्रदीप मान जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अपन बात करेंगे मुर्रा नस्ल के बारे में। भैंस की मुर्रा नस्ल विश्व की सबसे प्रसिद्ध भैंसों की नस्लों में से एक है। इसके उत्पादन और प्रदर्शन की अपन बात करें तो पूरे संसार में इस जैसी भैंस की जैसी नस्ल कोई सी भी नहीं है। जो मुर्रा नस्ल है, मुर्रा नस्ल की सबसे खास बात है उसका रंग। मुर्रा भैंस पूरे काले रंग की होती है और इसके सींग कुंडली के प्रकार की तरह गोल मुड़े हुए होते हैं। यह मुख्य रूप से रोहतक, हरियाणा राज्य की है। हरियाणा के अंदर रोहतक जिलों के अलावा यह नस्ल जिंद, झज्जर, सोनीपत, पानीपत इलाकों में भी पाई जाती है। इस भैंस के पूंछ का अंतिम सिरा सफेद या क्रीम कलर का होता है, साथ ही थनों का आकार बड़ा और इसके ये शरीर भी बड़े आकार का होता है। पीछे के पुट्ठे मजबूत और उभरे हुए होते हैं। इस नस्ल की अगर हम दुग्ध उत्पादन की बात करते हैं तो एक सामान्य भैंस अपने पूरे ब्यात के अंदर लगभग 2000 से 2500 किलोग्राम दूध दे देती है, जो कि सामान्यतः 8 से 10 लीटर प्रतिदिन का बैठता है। कुछ उन्नत नस्ल के जो पशु होते हैं उनके अंदर एक दिन में तकरीबन 20 लीटर दूध भी उत्पादन का देखा जा सकता है। अगर हम दूध की गुणवत्ता की बात करते हैं तो दूध के अंदर वसा प्रतिशत लगभग 5.5 से लेकर 6.5% वसा का इसमें दूध मिलता है। और यह जो भैंस होती है यह लगभग मादा पशु होता है, वह 4 साल के अंदर ही वयस्क हो जाती है और ताव में आने लग जाती है। प्रथम ब्यात की अगर अपन उम्र की बात करें तो वो 4 से 5 साल तक अपने रेंज के अंदर हो जाती है। और इस मादा पशु का वजन लगभग 400 किलोग्राम होता है। वहीं सांड का वजन
500 से 700 किलोग्राम तक होता है। इस नस्ल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह दुग्ध उत्पादन में अन्य नस्लों की स्थान पर बहुत आगे है। और आज उत्तरी भारत के अगर हम देखें तो सभी जगह किसानों और पशुपालकों में यह नस्ल बहुत ही लोकप्रिय है। इसलिए मैं सभी पशुपालक भाइयों को कहूंगा तो भैंसों के मामले में मुर्रा नस्ल को का पालन को प्राथमिकता दें, तभी हम अपने डेयरी व्यवसाय को बहुत अधिक उन्नत बना सकते हैं। जी हाँ, तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उत्पादन हेतु गेहूं की फसल में सिंचाई एवं उर्वरक प्रबंधन, गुठलीदार फलों के बागों में लगने वाले रोगों और कीटों का नियंत्रण भाग 1। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो हमारा पता नोट करिए, प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hp@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।